जय हिंद साथियों। आज हम लोग फरवरी 2024 के मंथ में जितनी भी स्कीम्स रिलेवेंट रही हैं उन सबको देखेंगे और रिवाइज करेंगे। पहली स्कीम जो हम लोग फरवरी 2024 के मंथ में कवर कर रहे हैं वो है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो नई स्कीम निकाली गई है जिसका नाम है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की है, किसके लिए? गवर्नमेंट पीएसयूज के लिए, जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए कोल ऑब्लिक लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका आउटले कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो है 8500 करोड़ का आउटले है। ठीक है, हो सकता है डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का कितना आउटले है, कितनी राशि आवंटित की गई है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में। तो आपको ध्यान देना है 8500 करोड़। ठीक है, अब ये 8500 करोड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है ये अभी हम लोग नीचे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। तो कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या होता है, सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। सिन गैस में क्या क्या होता है? सिन गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। ठीक है, तो ये जो सिन गैस प्रोड्यूस होती है ये किससे होती है? ये कोल और वाटर से होती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोल से ही जो गैस निकलती है, कोल और वाटर को मिक्स करके इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को जो गैस प्रोड्यूस की जाती है उसी को सिन गैस कहते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, अब इस स्कीम में 3 कैटेगरीज दी गई हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और उनके आउटलेज अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग ने देखा था टोटल आउटले कितना था, 8500 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, और 8500 करोड़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है जिसके अंतर्गत क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो भी गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, जो भी कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट में अपना पार्टिसिपेशन देंगी उनको दिया जाएगा कितना? 4050 करोड़। ठीक है, 4050 करोड़ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा, 1350 करोड़ या 15% ऑफ केपेक्स विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये ग्रांट अमाउंट होगा। ठीक है, टोटल ग्रांट इसका कितना है? 4050 करोड़, जिसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा? 1350 करोड़ या 15% ऑफ केपेक्स विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। ठीक है, तो पर प्रोजेक्ट में लगभग 1350 करोड़ रुपए या 15% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो भी लोअर होगा इसमें से उतना जो है उतनी सहायता, उतना ग्रांट अमाउंट जो है दिया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा गवर्नमेंट पीएसयूज को। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट में टोटल आउटले कितना है? तो 3850 करोड़ का 3850 करोड़ का दूसरा कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट पीएसयूज को। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 1000 करोड़ तक की मदद दी जाएगी, ग्रांट दी जाएगी, और 15% ऑफ केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी हम नई मशीन सेटअप करेंगे, जो भी स्टोरेज यूनिट लगाएंगे, मतलब जो ऐसी जिनका एक्सपेंडिचर आगे चल के हमें रेवेन्यू अर्न करेगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स हो गई, ये सब जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड कैटेगरी में जो जो पीएसयूज होंगी या प्राइवेट सेक्टर होंगे उनको 1000 करोड़ तक का या 15% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर तक का ग्रांट अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड कैटेगरी, जिसमें 600 करोड़ का आउटले है टोटल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है या बहुत ही एफिशिएंटली हो रहा है, उनको ये असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, एप्लीकेबल टू 15% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 15% तो सेम ही है, अलग अलग राशि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1350 करोड़ रुपए गवर्नमेंट पीएसयूज के लिए, 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट और प्राइवेट पीएसयू प्राइवेट कंपनीज के लिए, और जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स देंगे उनके लिए 100 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बस ये याद रखिएगा यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं, और टोटल आउटले जो है वो 8500 करोड़ का जो है पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और सिन गैस में हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, और वाटर वेपर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्कीम देख ली फॉर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट स्कीम है हमारी एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो ये जो फंड है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अंतर्गत जो भी सहायताएं दी जा रही थी, जो भी ग्रांट्स दिए जा रहे थे, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए? 25-26 तक के लिए। ठीक है, तो 2026 तक के लिए ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो स्कीम का नाम आप देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
फंड, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पशुपालन, ठीक है। जो पशु पालते हैं, गाय भैंस गोट, ये सब जो होते हैं, ये पशुपालन वाली जो चीज़ें होती हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो उनको उनको रख रखाव के लिए, उनके अच्छे एफिशिएंसी के लिए, उनके अच्छे उत्पादन के लिए, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अच्छे उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जो सहायता देती है उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे पूरी स्कीम को डिकंस्ट्रक्ट कर लिया छोटे में। अब हम लोग पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी होगी, नाम से ही समझ में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग होगी। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब तक होगा, 2026 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको। टोटल आउटले कितना है, लगभग 29,610 करोड़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब की पॉइंट्स क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेगा, किसमें, डेयरिंग और मीट प्रोसेसिंग में, ठीक है। डेयरी क्या होता है, डेयरी में जैसे दूध निकाला गया है तो उसको प्रोसेस करके सप्लाई कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाए। मीट प्रोड्यूस किया गया है, मीट को प्रोसेस करके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन पे ध्यान देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो एनिमल बेस्ड डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन पे काम होगा। एनिमल फीड पे काम होगा। एनिमल फीड क्या है, जो भी पशु लोग या जो भी एनिमल्स जो चारा खाते हैं, जो भी उनकी फीडिंग है, उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो है स्कीम्स में फंड के अंतर्गत जो है सहायता दी जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फार्म्स डेवलप किए जाएंगे, ब्रीडिंग फार्म्स डेवलप किए जाएंगे, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको मैनेज करने में सहायता दी जाएगी। वेटनरी सर्विसेज, ताकि जो भी फंगस या जो भी बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, फंगल डिजीजेज होती हैं, वो ना हो, या हो तो जल्दी से ठीक हो जाए पशुओं को, तो उनके लिए ड्रग प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड काम करेगा। किसके, इसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मल्टीप्लिकेशन फार्म्स के लिए, ब्रीडिंग फार्म्स के लिए, एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वेटनरी वैक्सीन के लिए और ड्रग प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ के लिए। इसमें एलिजिबल एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास बहुत होते हैं, देखा होगा आपने, हमारे घर में जो दूध दे जाते हैं दूध वाले भैया, वो इंडिविजुअल रहते हैं। प्राइवेट कंपनीज होती हैं, अमूल है जैसे, वैसे वो तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, और छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एमएसएमईज होती हैं, और सेक्शन 8 की जो कंपनीज होती हैं, ये कौन सी कंपनी है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती है, ठीक है। तो ये एलिजिबल एंटिटीज है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसमें मान लीजिए कोई भी लोन लिया गया है तो उसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। 8 साल के लिए 3% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, इंक्लूडिंग 2 ईयर्स ऑफ मोराटोरियम। मोराटोरियम पीरियड क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं देना है, ठीक है। तो ये 2 ईयर्स ऑफ मोराटोरियम हो जाता है फॉर लोन्स अप टू 90% फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक्स एंड डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो 90% तक के लोन पे क्या मिलेगा, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 8 साल तक के लिए, ठीक है। और क्रेडिट गारंटी अप टू 25% ऑफ क्रेडिट अमाउंट फ्रॉम क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ ₹750 करोड़, ठीक है। और क्रेडिट गारंटी कितने तक की परसेंट की मिल सकती है, 25% तक की क्रेडिट गारंटी मिलेगी, किसके अंतर्गत, क्रेडिट गारंटी फंड के अंतर्गत, जिसका जो कॉर्पस है टोटल 750 करोड़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ मोटी मोटी बातें देख ली एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड। अब देख लेते हैं इसकी कुछ और बारे में, उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये कब आई थी, तो ये आई थी जून 2020 में, ठीक है। और इसका इनिशियल कॉर्पस था 15,000 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। इनिशियल कॉर्पस था 15,000 करोड़ और इनिशियली अप्रूव की गई थी जून 2020 में, ठीक है। और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी। बाकी बातें हम लोग ने यहाँ पे देखी। नई स्कीम जो एक्सटेंड की गई है उसका आउटले टोटल है लगभग 29,000 करोड़। मिनिस्ट्री हम लोग ने देखी ली, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि इनके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। और कुछ बातें हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ और डिटेल्स में चीज़ें देख लेते हैं। तो लोन अमाउंट हम लोग ने देखा था कि लोन अप टू 90% तक का मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेनिफिशियरी का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा वो देख लेते हैं। तो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स में कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 10%, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये लोन ले रहे हैं तो 10 रुपये जो है वो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट करेगा। इस केस में माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स जो है 10 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगी। उसी तरीके से अगर 100 रुपये लोन लिया है मीडियम एंटरप्राइजेज ने तो उनको 15% अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अदर कैटेगरीज ऑफ एंटरप्राइजेज हैं उनका जो होगा 25% तक का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। हो सकता है अगर बहुत डिटेल में अगर आपसे पूछना चाहे एग्जामिनर तो आपसे यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्रेडिट इंटरेस्ट सबवेंशन हम लोग ने देखा था, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल फॉर लोन्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड है, ये सब है। नॉट प्रोवाइडेड इफ एलिजिबल एंटिटी इज डिफॉल्टर ऑफ लोन पेमेंट, ठीक है। कोई भी डिफॉल्टर है तो उसे लोन नहीं दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी हम लोग ने देखी थी 25% तक है, ठीक है। जो भी एमएसएमई नॉर्म्स के अंदर है उनको क्रेडिट गारंटी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितना है, 2 ईयर्स, ठीक है। मोराटोरियम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स का है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी बातें देख ली
एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड। यहाँ पे किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये देख लिया, क्या लिमिट है ये देख ली, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन देख लिया क्या क्या है, उनके एरिया क्या क्या है, क्या कहाँ किस किस एरिया में काम करेंगे, ये सब हम लोग ने सारी बातें देख ली। इनिशियली आउटले कितना था, तो इनिशियली आउटले था यहाँ पे 15,000 करोड़, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 29,000 करोड़ का लगभग, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड हम लोग ने देखा 2026 तक ये लागू किया जाएगा, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी मेजर बातें जो भी एग्जाम्स में जहाँ से भी प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर्म होंगे वो सारा हम लोग ने यहाँ पे बातें कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी एक्सटेंशन ऑफ स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो शुगर सब्सिडी दी जाती है लोगों को, उसको भी एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। ये शुगर सब्सिडी कैसे अवेल की जाती है, तो ये राशन शॉप्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के अंतर्गत ये दी जाती है और अवेल की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये जो शुगर सब्सिडी है फॉर आई फैमिलीज, अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2026 तक, ठीक है, वाया पीडीएस, ठीक है। पीडीएस आप जानते होंगे, राशन शॉप्स। तो यहाँ पे जो भी शुगर सब्सिडी दी जाती थी उसको बढ़ा दिया है 2026 तक के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो भी आय फैमिलीज हैं, जो भी अंत्योदय अन्न योजना के जो भी परिवार हैं, उनको 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जाएगी, ठीक है। ये बहुत पहले से दी जाती थी पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक के लिए, ठीक है। तो 1 किलो पर फैमिली पर मंथ ये जो है दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। तो ये जो योजना की शुरुआत हुई थी ये 2000 में शुरू हुई थी, ठीक है। एनडीए की सरकार थी 2000 में, तब ये जो है अंत्योदय अन्न योजना को शुरू किया गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम थी जिसका एम था फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लोगों को, और हंगर और माल न्यूट्रिशन की जो भी प्रॉब्लम्स है इंडिया में उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने अंत्योदय अन्न योजना के बारे में कुछ चीज़ें देख ली। अब डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि शुगर सब्सिडी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ इंट्रिकेसीज देख लेते हैं, कुछ डिटेल्स देख लेते हैं अंत्योदय अन्न योजना की। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग ने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि फूड सिक्योरिटी और हंगर की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए स्कीम लाई गई थी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सब्सिडाइज राइस और वीट देंगे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज को। जो भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज हैं जिनको अंत्योदय बोला जाता है, उनको ये क्या करेगा, सब्सिडाइज रेट पे गेहूँ और चावल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। गेहूँ कितने रुपए किलो, तो 2 रुपये किलो गेहूँ, और चावल 3 रुपये किलो। इसको कैसे याद रखेंगे, गेहूं अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो 2 लेटर होते हैं, तो याद रखिएगा 2 लेटर से याद रखिएगा 2 रुपये किलो। और चावल अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो 3 लेटर आएगा, तो 3 रुपये किलो चावल, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे गेहूं और चावल का सब्सिडाइज रेट क्या है अंत्योदय परिवार के लिए, ठीक है। तो पहले क्या दिया जाता था, पहले 25 किलो पूरा राशन दिया जाता था, अब उसको बढ़ा के 35 kg पर फैमिली राशन दिया जाता है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है देख लेते हैं। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना के लिए। एल्डरली पेंशनर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 60 साल के हैं या 60 साल से ऊपर हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एनुअल इनकम लिमिट कितनी होनी चाहिए, एनुअल इनकम लिमिट होनी चाहिए 15,000, ठीक है। अगर 15,000 से ज़्यादा है तब आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी BPL स्टेटस है अगर किसी परिवार का, तो वो अप्लाई कर सकता है। रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, डेस्टिट्यूट विडोज़, ठीक है, और मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिजन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आप एग्जाम में समझ ही जाएंगे अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा, आपको ये याद रखना है कि 15,000 जो है लिमिट है, इनकम लिमिट क्या है 15,000। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो अंत्योदय अन्न योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इनकम लिमिट जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो 15,000 है टू अवेल द सर्विसेज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने सब्सिडाइज रेट्स देख लिए, यहाँ पे हम लोग ने लिमिट्स देख ली, और पहले हम लोग ने देख लिया था कि ये कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये स्कीम पूरी अच्छे से कवर हो जाती है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है इस स्कीम का, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है। तो इसको डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मत्स्य मतलब क्या है, फिशरीज सेक्टर है, ठीक है। फिशरीज सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम है। किसान कौन है, जो फार्मर्स हैं। समृद्धि मतलब उनका डेवलपमेंट, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए काम किया जाएगा। सह योजना, ठीक है, स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम
स्कीम किसके लिए है? लाइवलीहुड फार्मर फिशरीज सेक्टर में जो भी फार्मर्स इन्वॉल्व हैं, जो भी फिशरी सेक्टर्स में माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस इन्वॉल्व हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये टाइप क्या है, ये टाइप किसका है? तो ये सब स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर की जो सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसकी सब स्कीम है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक सब स्कीम आई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना। इसकी टाइमलाइन क्या होगी, इसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो ये 2024 से 26-27 तक ये जाएगी, मतलब लगभग 3-4 साल तक ये चलेगी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर है 6000 करोड़। ठीक है, तो जो राशि आवंटित की गई है, जो बजट एलोकेशन हुआ है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि या सह योजना के लिए, वो हुआ है 6000 करोड़ का। ठीक है, 6000 करोड़ कैसे इकट्ठा किया जाएगा? तो 6000 करोड़ में से 3000 करोड़ जो है वो वर्ल्ड बैंक से इकट्ठा किया जाएगा, या जो भी और एक्सटर्नल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जैसे फ्रांस की एक्सटर्नल डेवलपमेंट एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक है, और भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट एजेंसीज होंगी, उनसे 3000 करोड़ इकट्ठा किया जाएगा। और बाकी का बचा 3000 करोड़ कैसे इकट्ठा किया जाएगा? तो वो प्राइवेट सेक्टर से लेवरेज किया जाएगा, या जो भी बेनिफिशरीज इन्वॉल्व होंगे उनसे इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, टोटल जो इसकी राशि है, टोटल अलॉटमेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो 6000 करोड़ का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसका टाइप देख लिया, टाइप किसका है? तो ये सब स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यहाँ पे ड्यूरेशन देख लिया, ड्यूरेशन कब तक है? 26-27 तक है। और टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया, कितना एक्सपेंडिचर होगा इसमें? 6000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें 3000 जो है एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज देंगी 3000 करोड़, और बाकी 3000 करोड़ जो है प्राइवेट सेक्टर से लेवरेज किया जाएगा, या जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ छोटा छोटा अमाउंट, जिसको मिला के 3000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टारगेट बेनिफिशियरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो टारगेट बेनिफिशियरीज कौन कौन से होंगे? जो लोग फिशरीज में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फिशरीज में जो डायरेक्टली एंगेज्ड हैं, फिशरीज वैल्यू चेन में जो डायरेक्टली एंगेज्ड हैं, वो इससे लाभ पा सकते हैं, इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। उसके बाद कोई भी माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं जो फिशरी सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके लिए लाभान्वित होंगे, ये वो लाभान्वित हो सकते हैं इस स्कीम से। ठीक है, और इस स्कीम के अंतर्गत जो लोग और भी हैं, जो भी फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग के अंदर रजिस्टर्ड हैं एज फिश फार्मर्स, वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये तो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, कोई योजना आ गई, पर इसके अंदर काम क्या होगा, इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को, क्या लाभ मिलेगा फिशरी सेक्टर्स में जो इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, उन लोगों को अब हम लोग को ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात उन लोग के लिए क्या होगी, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इनको मिल जाएगा, उनको आराम से उधार या लोन मिल जाएगा, इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन से होते हैं? कोई एक हम इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट लेते हैं तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं? जैसे हम लोग गांव में कोई लाला हुआ, या आपने किसी से घर में अपने चाचा ताऊ फूफा से लोन ले लिया, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो होता है जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग है, बैंक्स हैं, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो इन सब से अगर क्रेडिट लेते हैं तो इसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिशर फार्मर्स को। ठीक है, फिश फार्मर्स को, फिशरीज सेक्टर के जो भी लोग हैं एंगेज हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे उनका फॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली यही पूछ लिया जाए कि नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके अंतर्गत है, तो आपको याद रखना है ये किसके अंतर्गत स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंदर ये स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तो वही सब बातें हैं, इन्वायरमेंट को ऐसे प्रमोट करना, मतलब उनके लिए फिशरीज को ऐसा इन्वायरमेंट देना ताकि वो प्रॉस्पर कर सके, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हो, वेमेन के डेवलपमेंट के लिए, जो भी वेमेन इन्वॉल्व है फिशरी सेक्टर में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना। ठीक है, फिर जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज वैल्यू चेन है उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करना। तो बाकी ये सब तो नॉर्मल, या ये कहें कि एक बेसिक फैक्ट्स हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग डिटेल में चीज़ें देखेंगे, ये तो हम लोग ने ऊपर से पढ़ लिया, शैलो चीज़ें पढ़ ली, अब हम लोग डिटेल में जाके देखेंगे कैसे कैसे काम करेगी, क्या क्या इसके और फीचर्स हैं और क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं।
यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा सह योजना के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं इधर और उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट जो है वो है 1A। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, फिशरी सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन होगा। कब फॉर्मलाइजेशन होता है, जब हमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जब हमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है तब वो कहते हैं उसको कि वो सेक्टर फॉर्मलाइज हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि जो है इस स्कीम के अंतर्गत फॉर्मलाइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा और उसके अंदर क्या किया जाएगा, उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का प्रोविजन होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का प्रोविजन होगा। अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कैसे मिलेगा, तो इसके लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें क्या होगा, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं, उनका क्या होगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगा, प्रॉपर उनको उनका जो प्रोजेक्ट है उनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन होगा, उनके खुद का डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि उनकी सारी चीज़ें, उनकी जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको उसमें जितना भी क्रेडिट चाहिए उसको अवेल करने में, जो भी सर्विसेज लगेंगी, जो भी ट्रेनिंग लगेंगी, वो अवेल करने में बहुत आसानी होगी। किसके अंतर्गत, तो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि फॉर्मलाइजेशन होगा। फॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, जब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कैसे किया जाएगा, तो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP के अंतर्गत जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, जिसके चलते इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हम लोग ने देख लिया, फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर। दूसरा कंपोनेंट है फैसिलिटेटिंग द अडॉप्शन ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे लोन की बात हो रही थी, यहाँ पे क्रेडिट की बात हो रही थी। दूसरे कंपोनेंट में किसकी बात हो रही है, दूसरे कंपोनेंट में बात हो रही है इंश्योरेंस की। ठीक है, जो भी एक्वाकल्चर फार्म्स है उनको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस लगाए गए हैं, वह हम लोग देख लेते हैं। तो इंश्योरेंस कवरेज होगा फॉर एटलीस्ट 1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एक्वाकल्चर फार्म्स। ठीक है, तो 1 लाख हेक्टेयर के जो फार्म्स हैं, एक्वाकल्चर फार्म्स हैं, उनको इंश्योर किया जाएगा। इंश्योरेंस में इंसेंटिव्स क्या क्या दिए जाएंगे, 1 टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा ऑफ 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो जो भी प्रीमियम की कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस के बाद जो प्रीमियम भरते हैं उसकी जो कॉस्ट होगी उसका 40% जो है इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ ₹25,000 पर हेक्टेयर ऑफ वाटर स्प्रेड एरिया ऑफ एक्वा फार्म। ठीक है, तो या तो 40% जो है प्रीमियम की कॉस्ट का जो प्रीमियम होगी उसका 40% इस स्कीम के अंतर्गत मिल जाएगा, और जिसकी हायर लिमिट होगी 25,000 पर हेक्टेयर। ठीक है, 25,000 पर हेक्टेयर के अंदर जितना भी प्रीमियम होगा 40% तक वो इस स्कीम से दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंसेंटिव पेएबल टू सिंगल फार्मर इज ₹1 लाख। ठीक है, तो सिंगल फार्मर को मैक्सिमम इंसेंटिव जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, और जो मैक्सिमम फार्म साइज एलिजिबल है इस स्कीम के लिए वो है 4 हेक्टेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये डेटा। मैक्सिमम इंसेंटिव पेएबल टू सिंगल फार्मर इज 1 लाख, और जो मैक्सिमम फार्म साइज एलिजिबल फॉर दिस इंसेंटिव इज 4 हेक्टेयर। ठीक है, तो 4 हेक्टेयर मैक्सिमम फार्म साइज होना चाहिए, और मैक्सिमम जो इंडिविजुअल फार्मर इंसेंटिव्स की तरीके से प्रोवाइड अवेल कर सकते हैं वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, और कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और 10% प्रोवाइडेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड विमेन बेनिफिशियरी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट तो अक्सर ही हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि एटलीस्ट 1 लाख हेक्टेयर तक का एग्रीकल्चर फार्म्स को इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से जो प्रीमियम होगा उसका 40% सब्जेक्ट टू 25,000 पर हेक्टेयर इस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या है, सिंगल फार्मर के लिए जो बेनिफिट होगा, जो इंसेंटिव मिला है सिंगल फार्मर के लिए वो 1 लाख तक का होगा, और जो मैक्सिमम फील्ड अवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम फार्म साइज एलिजिबिलिटी है वो है 4 हेक्टेयर। ठीक है, इससे ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें हम लोग ने इंश्योरेंस की कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने लोन की बात कर ली थी, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात हुई थी। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब कुछ और कंपोनेंट्स बचे हैं तो देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो स्कीम है ये माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, जो बहुत छोटे उद्योग होते हैं, जो भी छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें क्या होगा, 55,000 टारगेटेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो भी फिशरी सेक्टर में है उनकी एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, 55,000। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का डेटा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तो बाकी सब मतलब जेनरिक फैक्ट्स हैं कि सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम होगा, जो भी एक्वाकल्चर फार्म से जो भी
प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सेफ हो, वो क्वालिटी उनकी एश्योर की जाएगी, सब बातें होंगी, ठीक है। एश्योरेंस जब मार्केटिंग फिश और फिशरी प्रोडक्ट्स के लिए जो सेफ्टी और क्वालिटी है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, फिर मॉनिटरिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स होगी। ये सब बातें तो जेनरिक फैक्ट्स हैं, सब तो सही है। बस आपको ये याद रखना है कि फॉर्मलाइजेशन होगा किसके अंतर्गत, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। फिर एक्वाकल्चर इंश्योरेंस के अंतर्गत कुछ काम होंगे, जैसे 1 लाख हेक्टेयर तक का इंश्योरेंस होगा, जिसके अंतर्गत प्रीमियम की जो कॉस्ट है उसका 40% दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 25,000 पर हेक्टेयर। और जो मैक्सिमम एलिजिबल फार्म्स हैं वो 4 हेक्टेयर होंगे। मैक्सिमम इंडिविजुअल फार्मर्स को जो इंसेंटिव्स मिलेगा वो 1 लाख का होगा। एडिशनल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे SC ST को और विमेन बेनिफिशियरीज को। माइक्रो एंटरप्राइजेस, कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो 55,000 माइक्रो एंटरप्राइजेस जो भी फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व है उनको उनकी एफिशिएंसी के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी बातें कर ली, सारी डिटेल्स में चीज़ें देख ली कि क्या क्या होगा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सह योजना में, ठीक है। अब हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है उसी का सब कॉम्पोनेंट है, तभी हमारी प्रिपरेशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, ठीक है। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उसके बाद क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जो भी क्रिटिकल गैप्स हैं फिश प्रोडक्शन और फिश प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी में, टेक्नोलॉजी में, उन सब पे ये काम करेगा, तो ठीक है। तो ये जनरल बातें लिखी हुई हैं। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट किया जाएगा, मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू चेन की जाएगी, ट्रेसिबिलिटी होगी, फिशरीज मैनेजमेंट होगा, फ्रेमवर्क होगा, फिशरीज वेलफेयर में ये सब काम होगा, किसके अंतर्गत, मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स है, ध्यान दीजिएगा, एक सेंट्रल सेक्टर का कंपोनेंट है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या क्या चीजें होंगी, जिसमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, फिशरीज मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे ध्यान दिया जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट जो इस स्कीम को दिया जाएगा वो लगभग 20,000 करोड़ का है, जिसमें सेंट्रल का शेयर होगा 9,000 करोड़ लगभग, स्टेट का शेयर होगा 4,880 करोड़ और बेनिफिशरीज का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, लगभग 5,700 करोड़ जो है बेनिफिशरीज का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इनका 5 ईयर्स है। ये लॉन्च की गई थी 2020 में और ये चलेगी 2025 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में देख लिया, और इसके बाद हम इसके पहले हम लोग ने देखा था इसके सब कंपोनेंट जो आया है, सब स्कीम इसके अंतर्गत जो आई है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सह योजना, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे ये देख लिया जो मेन स्कीम है, और जो उसके अंदर की सब स्कीम है वो हम लोग ने लास्ट वाली स्लाइड्स में देख ली थी। यहाँ कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा, कितने से कितने तक ये देखते हैं। तो 22 मिलियन मेट्रिक टन तक किया जाएगा बाई 24-25, ठीक है। तो लगभग अभी कितनी मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया जाता है, फिश प्रोडक्शन कितना होता है, तो लगभग 13.75 मिलियन मेट्रिक टन जो है अभी प्रोड्यूस किया जाता है 2018-19 में, जिसको बढ़ा के क्या करना है, 22 मिलियन मेट्रिक टन करना है, ठीक है। 22 मिलियन मेट्रिक टन कब तक करना है, 24-25 तक, जब तक ये स्कीम चलेगी, ठीक है। तो एंड में कितना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए 24-25 तक, 22 मिलियन मेट्रिक टन हो जाना चाहिए फिश का प्रोडक्शन, ठीक है। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी हो जानी चाहिए, 5 हो जानी चाहिए, 5 टन पर हेक्टेयर। अभी कितनी है, अभी 3 टन पर हेक्टेयर है, ठीक है। तो एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा के कितनी करनी है, 3 टन पर हेक्टेयर से 5 टन पर हेक्टेयर तक, ठीक है। फिर डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन कितना इंक्रीज करना है, तो अभी डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन था 2018-2019 में 5 kg, और स्कीम के एंड होते होते तक ये जो है डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन को इंक्रीज करके 12 kg पर कैपिटा कर देना है, ठीक है। फिर 5 kg से 12 kg पर कैपिटा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने फिश प्रोडक्शन और फिश प्रोडक्टिविटी की बात की। अब यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि इकोनॉमी जो भी एग्रीकल्चर में जो भी कंट्रीब्यूशन है एक्वाकल्चर का वो कितना इंक्रीज करना है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है फिशरी सेक्टर का एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, उसको बढ़ा देना है कितना, 9% तक। अभी कितना है लगभग, मतलब 2018-19 में कितना था, तो 2018-19 में था ये 7.28% था। अब जो जब स्कीम एंड होगी 24-25 तक, तो ये स्कीम को इस वैल्यू एडिशन को, एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में फिशरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 9% तक हो जाना चाहिए।
चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे फिगर है इसलिए एग्जाम्स में आराम से पूछा जा सकता है। एक्सपोर्ट अर्निंग्स को डबल करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स तब कितनी थी 2018-19 में, तो 46,000 करोड़ की लगभग थी, जिसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ तक कर देना है 2024-25 तक। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो भी हार्वेस्ट प्रोडक्शन के बाद जो भी लॉसेज होते हैं उनको रिड्यूस करना है अबाउट 10%। ठीक है, इसे कुछ इनके टारगेट्स हैं, हो सकता है कि 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे डेवलप हो जाएं और जो इनकम है फिशरीज की और फिश फार्मर्स की उसको डबल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफिक टारगेट्स भी देख लिए कि 24-25 तक इनके क्या क्या टारगेट्स हैं। क्या क्या टारगेट है, फिश प्रोडक्शन को 22 मिलियन मेट्रिक टन तक प्रोड्यूस करना। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को कहाँ तक बढ़ा देना, तो 5 टन्स पर हेक्टेयर तक एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन को इंक्रीज करना 12 kg पर कैपिटल तक। फिशरी सेक्टर में फिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल जीवीए में 9% तक हो जाना चाहिए। एक्सपोर्ट अर्निंग कितनी हो जानी चाहिए, तो 1 लाख करोड़ की एक्सपोर्ट अर्निंग हो जानी चाहिए। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस शुड बी रिड्यूस बाय 10% बाय 24-25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग की ये पूरी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य सह किसान योजना पूरी अच्छे तरीके से कवर हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक और स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उस स्कीम का क्या नाम है, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 25-26। ठीक है, 2025-26 तक के लिए फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। टोटल फंड क्या है इसका, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का, तो लगभग 7500 करोड़ इसका टोटल फंड है, जिसमें बजटरी सपोर्ट दिया गया है 939 करोड़। ठीक है, अब ये इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आया था 2018-19 में विद टोटल फंड साइज ऑफ 7500 करोड़। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो भी फिशरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको इन करने के लिए, उनको प्लग इन्स करने के लिए ये जो है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट थी फिशरीज सेक्टर की, उनको मीट आउट करने के लिए फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आया था 2018-19 में। बजट इसका टोटल एलोकेशन जो था, जो फंड साइज था, वो था लगभग 7500 करोड़ और जो बजटरी सपोर्ट दिया गया था वो 939 करोड़ दिया गया था। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट्स क्या क्या थे, इसमें की पॉइंट्स तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज थी उनको सपोर्ट किया जाना था। ठीक है, तो ये कंसेशनल फाइनेंस दिया जाना था टू एलिजिबल एंटिटीज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है, तो फिशरीज सेक्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए फाइनेंस की जरूरत होती थी वो कंसेशनल फाइनेंस ये जो है फंड प्रोवाइड करता था। ठीक है, नोडल लोनिंग एंटिटीज कौन कौन सी थी, तो नाबार्ड थी। ठीक है, एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थी और ऑल स्केड्यूल्ड बैंक्स थे। सारे बैंक्स, नाबार्ड और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इस स्कीम को प्रोपेल कर रही थी, इंप्लीमेंट कर रही थी। ठीक है, एलिजिबल एंटिटीज को क्या क्या मतलब उनको क्या क्या प्रोविजंस थे ये देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 3% per annum for repayment period of 12 years, including a 2-year moratorium period at an interest rate not lower than 5% per annum। ठीक है, तो खैर आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो 3% पर एनम तक दिया जाएगा और रिपेमेंट पीरियड कितना होगा इसमें 12 ईयर्स। ठीक है, रिपेमेंट पीरियड जो है वो होगा 12 ईयर्स टोटल, जिसमें से 2 ईयर मोराटोरियम पीरियड रहेगा। मतलब इसमें सिर्फ आपको क्या करना होगा, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा, प्रिंसिपल की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो टोटल रिपेमेंट पीरियड जो होगा वो 12 ईयर्स होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होगा, तो अप टू 3% पर एनम। ठीक है, 3% पर एनम का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। टोटल रिपेमेंट पीरियड होगा 12 ईयर्स और मोराटोरियम पीरियड होगा 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3-4 डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है 25-26 तक इस फंड को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो जो FIDF है, जो अभी हम लोग ने देखा, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है 80% तक का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसका 80% जो है कंसेशनल लोन प्रोवाइड करेगी बेनिफिशियरीज को। ठीक है, जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं उनको 80% तक का एस्टिमेटेड या एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, बेनिफिशियरीज को एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज मार्जिन मनी टू एक्सेस FITF। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मार्जिन मनी कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा बेनिफिशियरीज को, 20%। और जो भी और 80% कौन प्रोवाइड करेगा, 80% प्रोवाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोन के नाम पे 80% मिलेगा और खुद देना पड़ेगा 20%। ठीक है, किसके अंतर्गत, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन हम लोग ने देख लिया, 3% पर एनम का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरेस्ट सबवेंशन है। और रीपेमेंट डिटेल्स कब तक होंगी, तो 12 ईयर्स का रीपेमेंट है, इंक्लूडिंग 2 ईयर मोराटोरियम पीरियड ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी बातें कर ली। ये कुछ और बातें लिखी हुई हैं कि फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी लार्ज गैप थे उनको फिल इन करने के लिए बजट 2018 में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलीज किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 3% पर एनम फॉर एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, 12 ईयर्स का जो है रिपेमेंट पीरियड होगा और क्वांटम ऑफ लोन कितना होगा, 80%। ठीक है, 80% जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की वो 80% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 20% जो है बेनिफिशियरीज को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बैकग्राउंड देख लिया FITF का और कुछ उसके डिटेल में प्रोविजंस देख लिए। नेक्स्ट हमारी स्कीम है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। ठीक है, इस स्कीम को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं अभी हाल ही में फरवरी मंथ में, जिसके लिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, पहले नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का काम क्या है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन बेनिफिशरीज हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। फिर एंड में हम लोग देख लेंगे जो भी नई एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो हमारा स्टैटिक प्लस करेंट दोनों ही प्रिपेयर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में। ठीक है, लाइफ स्टॉक मतलब जो भी पशु है हमारे, पशुपालन खेती जो है इसको लाइफ स्टॉक कहेंगे। ठीक है, जो लाइव है एकदम। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी, जो भी हमारे पशु हैं, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी है और उनकी क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाने में जो स्कीम मदद करेगी उसी को लाइफ स्टॉक मिशन कहेंगे। ठीक है, जो भी पशु हैं, जो भी एनिमल्स हैं हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं, उनके प्रोडक्शंस को, उनकी क्वांटिटी को, उनकी क्वालिटी, उनके जो भी उनके प्रोड्यूस है उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं। इट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फीड एंड फॉडर। ठीक है, ना कि यही सिर्फ यही होगा कि उनकी अच्छी क्वालिटी हो, बल्कि वो क्या खा रहे हैं, उनका पशुपालन, जो भी चारा खा रहे हैं, जो भी फीड खा रहे हैं, जो भी फॉडर है उनका, फीड या फॉडर, वो भी अच्छी क्वालिटी का हो ताकि जो भी प्रोड्यूस है वो भी अच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन बेसिकली इसीलिए लाया गया था। ठीक है, कब आया था, ये 10 साल पहले 2014-15 में लाया गया था। उसके बाद से अपडेट किया गया है और रीअलाइन किया गया है फ्रॉम फिजिकल ईयर 21-22। ठीक है, और इसकी स्कीम नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, इसके अंदर 3 सबमिशन है, ध्यान दीजिएगा 3 सबमिशन कौन कौन से हैं। पहला सबमिशन है ब्रीड इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। ठीक है, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री की जो ब्रीड होगी, जो भी गाय की ब्रीड होगी, जो भी बफेलोस की ब्रीड होगी, शीप की ब्रीड होगी, गोट की ब्रीड होगी, उनको इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है या दूसरा सबमिशन है फीड एंड फॉडर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, जो भी वो गाय चारा खा रहे हैं, जो भी शीप कुछ भी खा रहे हैं, बफेलोस खा रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है लास्ट में थर्ड कंपोनेंट है इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, जो भी इन लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री डिपार्टमेंट में या फील्ड में जो भी इनोवेशंस किए जा सकते हैं उनको एक्सटेंड किया जा सकता है टू कॉमन लाइफ स्टॉकर्स। तो ये इस सब थर्ड सबमिशन उसको इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सबमिशन हो गए, कौन कौन से, ब्रीड इंप्रूवमेंट के बारे में, फीड और फॉडर के इंप्रूवमेंट के बारे में और इनोवेशन एंड एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। तो इट कंप्राइजेस 10 एक्टिविटीज़ एम्ड एट फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी लाइफ स्टॉकर्स हैं, जो भी फार्मर्स इन्वॉल्व हैं लाइफ स्टॉक्स में, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की कैपेबिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं। फीड और फॉडर की क्वालिटी डेवलप किया जाता है। रिसर्च एंड इनोवेशन में काम किया जाता है ताकि जो भी क्वालिटी है ब्रीड्स की उनको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, ताकि और लाइफ स्टॉक के इंश्योरेंस को एनहांस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बेसिक बातें कर ली लाइफ स्टॉक मिशन की, कुछ डिटेल्स बातें, कुछ इंट्रिकेसीज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अब नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत क्या क्या स्कीम्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली स्कीम है वेंचर कैपिटल फंड की। पोल्ट्री को डेवलप करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड को स्टैब्लिश किया गया है ताकि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आराम से लोन दिया जा सके। ठीक है, पोल्ट्री यूनिट्स को सेटअप करने के लिए उनकी जो भी सुविधा हो सकती है उनको दिया जा सके। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स एंड रैबिट। स्मॉल रूमिनेंट्स और रैबिट के डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक सब कॉम्पोनेंट किया जाएगा। पिग डेवलपमेंट के लिए है मेल बफेलो काफ्स के
साल्वेजिंग के लिए है, एनिमल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसके लिए है, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फीड एंड फॉडर ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो बेनिफिशरीज कौन कौन से होंगे, तो फार्मर्स होंगे, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, एनजीओज, कंपनीज, कोऑपरेटिव्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये सारे जो है बेनिफिशरीज होंगे। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन फाइनेंस प्रोवाइड करेगा इसके लिए, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस रीफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या कंपोनेंट्स है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के, बेनिफिशरीज कौन कौन है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से एलिजिबल हैं जो कि लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि एक्चुअल बात है, जो कि करंट रिलेटेड बात है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में इंक्लूड किया गया है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो भी एडिशनल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है, यही करंट पार्ट है। बाकी जो हम लोग ने अभी लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था वो तो स्टैटिक पार्ट था कि एक्चुअली में जब 2021-22 में जब ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन रीअलाइंड हुआ था तब उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, पर अब इसमें क्या क्या एडिशनल एक्टिविटीज़ इंक्लूड हुई हैं अब हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स इंक्लूड किए जाएंगे, किसके किसके लिए, याद रखिएगा, हॉर्सेस के लिए, डंकीज़ के लिए, म्यूल्स के लिए और कैमल्स के लिए, ठीक है। तो ये 4 एनिमल्स हैं जिनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें 50% कैपिटल सब्सिडी या 50 lakhs टू इंडिविजुअल्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कोई भी एंटरप्रेन्योर है जो इनिशिएटिव लेना चाहता है हॉर्सेज में, डंकीज में, म्यूल्स में या कैमल्स में, उनको जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसकी 50% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी या up to 50 lakhs टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। या तो 50 लाख रुपए तक का लोन ले लीजिए या तो प्रोजेक्ट कॉस्ट की 50% कैपिटल सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, किसको, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जो भी एक हॉर्स, डंकीज, म्यूल्स और कैमल्स के डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी असिस्टेड किया जाएगा फॉर ब्रीड कंजर्वेशन ऑफ हॉर्स, डंकीज एंड कैमल्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी 10 करोड़ टू स्टैब्लिश सीमेन स्टेशन को डेवलप करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए 10 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, एंड न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म फॉर हॉर्सेज, डंकीज एंड कैमल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने हॉर्सेज, डंकीज, म्यूल्स और कैमल्स की बात कर ली। दूसरी बात है फॉडर सीड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। यहाँ पे किसकी क्वालिटी बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे बढ़ाई जा रही है एनिमल की क्वालिटी, ब्रीड क्वालिटी, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ब्रीड क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, वो ब्रीड क्वालिटी इसके अंतर्गत बढ़ाई जाएगी। और फॉडर्स की क्वालिटी अब इसके अंतर्गत बढ़ाई जाएगी, किसके अंदर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर फॉडर सीड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें 50% कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा अप टू 50 लाख टू प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स, एसएचजीज, एफपीओज, एफसीओज, जीएलजीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज फॉर एस्टैब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रिसीविंग शेड, ड्राइंग प्लेटफॉर्म, मशीनरी, ग्रेडिंग प्लांट्स एंड सीड स्टोरेज गोडाउन्स, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई नया डेटा नहीं याद रखना है, यही याद रखना है कि कैपिटल सब्सिडी 50% मिलेगी और जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 50 lakhs होगी, किसके किसके लिए, हॉर्स, डंकीज, म्यूल्स और कैमल्स के लिए, और या तो फॉडर सीड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही का सेम डेटा है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी याद रखने में, ठीक है। अब फिर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉडर कल्टीवेशन एरियाज में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट विल रिसीव असिस्टेंस फॉर इंक्रीजिंग फॉडर कल्टीवेशन एरियाज इन नॉन फॉरेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड, रेंज लैंड, नॉन एरेबल लैंड, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड टू इंक्रीज फॉडर अवेलेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। ये तो आप ऐसे एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट कॉम्पोनेंट है इंश्योरेंस कॉम्पोनेंट, ठीक है। अभी हम लोग ने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में देखा था ना, 3 कॉम्पोनेंट थे, तो 3 कॉम्पोनेंट कौन कौन से थे, पहले तो ब्रीड क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, ठीक है, ब्रीड क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। उसके बाद क्या था, फॉडर क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, ठीक है, फॉडर क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। उसके बाद क्या था, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम था, उसके बाद क्या था, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ब्रीड क्वालिटी की बात की थी, यहाँ पे हम लोग ने फॉडर क्वालिटी की बात की थी, अब इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी का शेयर होगा वो रिड्यूस कर दिया गया है 15%, ठीक है। अब जो बेनिफिशियरीज को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा वो सिर्फ 15% देना पड़ेगा। अर्लियर क्या था, अर्लियर लेवल्स थे, कभी किसी लेवल पे 20% देना पड़ता था, किसी में 30% कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, किसी में 50% तक का कंट्रीब्यूशन हो जाता था, ठीक है। तो अब एक सेम यूनिफॉर्म लेवल ऑफ प्रीमियम है जो कि बेनिफिशियरी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना परसेंट,
50%, ठीक, सॉरी 15%, ठीक है। 15% जो है यूनिफॉर्म प्रीमियम जो है बेनिफिशियरी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अगर वो इनकी सर्विसेज या इनकी जो प्रोविजंस है उसमें से स्कीम्स जो है, स्कीम्स की जो सर्विसेज हैं वो अवेल करना चाहता है, तो उनको बेनिफिशियरी को यूनिफॉर्म 15% जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब जो नंबर ऑफ एनिमल्स जो इंश्योरेंस है इंश्योर्ड होंगे उनको भी बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ 5 एनिमल्स तक को ही इंश्योर कर सकते थे, अब इस कैटल यूनिट्स को बढ़ा के 10 कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 15% प्रीमियम देना होगा, ठीक है। 15% बेनिफिशियरी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितने कैटल्स के लिए? 10 कैटल्स के लिए, ठीक है। 5 से बढ़ा के 10 कैटल्स का इंश्योरेंस हो गया है, ठीक है। और जो रिमेनिंग प्रीमियम अमाउंट है वो शेयर किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एट 60:40 रेशियो, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, क्योंकि जो भी 85% बचा हुआ है, क्योंकि 15% तो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 85% जो बचा हुआ है वो 60:40 के रेशियो में सेंटर और स्टेट डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 90:10 के रेशियो में कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स जैसे हिल स्टेट्स हो गए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, तो वो ये लोन प्रोवाइड करेंगे या प्रीमियम अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में देख लिया। यहाँ पे हम लोग ने पूरा ही कवर कर लिया है जो भी स्कीम्स हमारी फरवरी मंथ के 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट रही हैं, जो भी रेलेवेंट रही हैं, जिनका एक्सटेंड किया गया है, जो एक्सटेंशंस था हम लोग ने वो देख लिया, जो भी नए एडिशंस थे वो देख लिए, और जो बैकग्राउंड था हम लोग ने वो भी पूरा कवर कर लिया विद एसेंशियल डेटा एंड अदर टारगेट्स, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।